आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं भारतीय नौसेना के एक ऐसे कदम के बारे में जो कि अब फ्यूचरिस्टिक अप्रोच को साबित कर रहा है। जी हाँ, भारतीय नौसेना अब एक ऐसे फ्यूचरिस्टिक सिस्टम पर काम कर रही है जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम या ईमेल्स। ये टेक्नोलॉजी आने वाले समय में नेवल वॉरफेयर को पूरी तरीके से बदल सकती है। लेकिन ये सिस्टम आखिर काम कैसे करता है, कितना पावरफुल है और क्या भारत इस रेस में आगे निकल सकता है, इस वीडियो में पहले हम इसी के बारे में बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे भारत के जेट इंजन प्रोग्राम के बारे में। दोस्तों, इमेल्स यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम एक ऐसी तकनीक है जो पारंपरिक रॉकेट बूस्टर्स या न्यूमेटिक कैटapult की जगह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का इस्तेमाल करती है और इसको इस्तेमाल करके अनमैन एरियल व्हीकल और प्रोजेक्टाइल्स को लॉन्च करने का काम करती है। यानी कि ना ही ज़्यादा धुआं होता है, ना कोई बल्कि सिस्टम होता है और ना ही ज़्यादा मेंटेनेंस। ये सिस्टम खास तौर पर डिज़ाइन किया जा रहा है भारतीय नौसेना की शिप्स के लिए, ताकि नेवल शिप्स सीधे अनमैन एरियल व्हीकल और लोइटरिंग म्यूनिशन और जो मिशन पेलोड्स हैं उनको लॉन्च कर सकें। ये इनिशिएटिव डिस्क 14 इनोवेशन चैलेंज के तहत आ रहा है, जिसका उद्देश्य है नेक्स्ट जनरेशन मिलिट्री टेक्नोलॉजी को डेवलप करना। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। देखिए, ईमेल्स में यूज होती हैं डीसी पावर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल्स। इन रेल्स के अंदर हाई एनर्जी करंट पास किया जाता है, जिससे एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनती है। ये फील्ड पेलोड को बहुत तेजी से एक्सेलरेट करती है और लॉन्च वेलोसिटी तक पहुंचा देती है, और जब लॉन्च वेलोसिटी तक वो पहुंचता है तो फिर वो लॉन्च होता है। लेकिन यहाँ एक चैलेंज है, एक्सेलरेशन स्मूथ होना चाहिए। अगर पावर डिलीवरी अनकंट्रोल्ड हुई तो पेलोड डैमेज हो सकता है या लॉन्च फेल हो सकता है। इसीलिए सिस्टम में यूज होती हैं पल्स रॉकेट सिस्टम, पल्स पावर सिस्टम्स, एडवांस कंट्रोल एल्गोरिथम, जो इंश्योर करती है कि हर लॉन्च प्रिसाइज और सेफ हो। इस सिस्टम की सबसे खासियत ये है, या सबसे बड़ी खासियत ये है, वो है मॉडुलैरिटी। जिसका मतलब ये है कि अलग अलग आकार के जो अनमैन एयर व्हीकल हैं, अलग अलग वजन के पेलोड्स हैं और अलग अलग मिशन कॉन्फ़िगरेशन जो है उसके हिसाब से एक ही लॉन्चर को हैंडल किया जा सकता है। इससे भारतीय नौसेना को मिलेगी एक हाई फ्लेक्सिबिलिटी, मल्टी रोल कैपेबिलिटी। अब बात करते हैं असली चैलेंज की। यह है पावर रिक्वायरमेंट। ईमेल्स को चाहिए बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल पावर, जो हर शिप में उपलब्ध नहीं होता। इसके अलावा जो स्पेस कंस्ट्रेन है वो तो रहता ही है। नेवल शिप में जगह काफ़ी लिमिटेड होती है, इसलिए सिस्टम को कॉम्पैक्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा तीसरा चैलेंज है हार्श मैरीटाइम कंडीशन, जहाँ पर साल्ट वाटर करोजन, वाइब्रेशन और हाई ह्यूमिडिटी जो है ये सिस्टम को थोड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। और अगर सिस्टम इन सारे फैक्टर्स में रिलायबल रहा तो फिर ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात होगी। इसके अलावा सेफ्टी कंसर्न्स भी होते हैं। हाई एनर्जी सिस्टम होने के कारण एक्सीडेंटल डिस्चार्ज या सिस्टम ओवरलोड, इन सब से बचने के लिए एडवांस्ड सेफ्टी मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आइए मेन मुद्दे पर बात करते हैं कि इसका इस्तेमाल कहाँ होगा। देखिए, ईमेल्स के एप्लीकेशन बेहद पावरफुल होते हैं और इनका जो मुख्य तौर पर इस्तेमाल होगा वो आईएसआर मिशन में किया जा सकता है, जैसे कि हमारे सर्विलेंस ड्रोन हो गए या रिकॉन ड्रोन हो गए, इनको लॉन्च करने के लिए। इसके अलावा लोइटरिंग म्यूनिशन हो गए या फिर टारगेट स्पेसिफिक अटैक के लिए जो विमान है उनको लॉन्च करने के लिए इसका यूज़ हो सकता है। और सबसे खास बात तो ये है कि बिना रनवे और बिना डिले के हम ये काम अपनी वॉरशिप से ही कर पाएंगे, जैसे तुरंत एरियल एसेट जो है वो डिप्लॉय हो सकते हैं। ये सिस्टम भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि फ्यूचर वॉर्स अधिक टेक्नोलॉजी ड्रिवन होंगे। ड्रोन्स और ऑटोनोमस सिस्टम का रोल बढ़ रहा है, इसीलिए प्राइमरली अभी ये सिस्टम ड्रोन के लिए ही कंसीडर किया जा रहा है। ईमेल्स भारत को देगा फास्टर रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी, ऑपरेशनल रीच काफ़ी हाई रहेगी और नेवल सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, ये फ्यूचर नेवल वॉरफेयर की दिशा में भारत का एक बड़ा कदम है। अब हम बात करेंगे कि क्या भारत अपना खुद का एडवांस फाइटर जेट इंजन बनाने के बहुत करीब पहुंच चुका है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एक ऐसा टेंडर जारी किया है जो पहली नज़र में तो साधारण लगता है, लेकिन असल में ये संकेत देता है कि भारत के दो बड़े इंजन प्रोग्राम, जिसमें HTFE-25 और HTSC-1200, अब एक नए और निर्णायक कदम में प्रवेश कर चुके हैं या चरण में प्रवेश कर चुके हैं। यह सिर्फ एक टेंडर नहीं है, ये भारत की एरो इंजन आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। आज हम बात करेंगे HAL के उस टेंडर की जो एयर इनटेक कैशिंग और गियर बॉक्स कैशिंग के लिए जारी किया गया है। तो सवाल ये है कि आखिर ये छोटे छोटे पार्ट्स इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं और ये कैसे दिखाता है कि भारत अब इंजन सर्टिफिकेशन फेज के करीब है। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एक लिमिटेड टेंडर जारी किया है, जिसमें एयर इनटेक कैशिंग और गियर बॉक्स कैशिंग बनाने की मांग करी गई है।
अब सुनने में ये बहुत साधारण सी बात लगती है, लेकिन ये कोई सामान्य इंडस्ट्रियल पार्ट्स नहीं है। ये दोनों पार्ट्स होते हैं इंजन के कोर स्ट्रक्चर का हिस्सा, और ये सीधे इंजन की परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी को प्रभावित करते हैं। इस टेंडर में एई यानी एरो इंजन और ओएस यानी आउटसोर्सिंग का जिक्र किया गया है, जिससे साफ पता चलता है कि ये काम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के इंजन प्रोग्राम से जुड़ा हुआ है। अब अगर हम एयर इनटेक कैशिंग की बात करें, तो ये इंजन का फ्रंट हिस्सा होता है। ये हवा को सही तरीके से कंप्रेसर तक पहुंचाता है, एरोडायनेमिक स्मूथनेस बनाए रखता है और बर्ड स्ट्राइक, आइसिंग जैसी परिस्थितियों को झेलता है। और यानी ये सिर्फ एक पाइप नहीं है, बल्कि ये एक हाई प्रिसीजन एरोडायनेमिक स्ट्रक्चर है। दूसरा है गियर बॉक्स कैशिंग। ये इंजन का पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर होता है। ये जनरेटर चलाता है, हाइड्रोलिक पंप को पावर देता है, एयरक्राफ्ट सिस्टम को एनर्जी सप्लाई करता है। इसमें प्रिसीजन इतनी हाई होती है कि अगर अलाइनमेंट थोड़ा भी गड़बड़ हुआ तो पूरा सिस्टम इनएफिशिएंट या फेल हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इन पार्ट्स को आउटसोर्स क्यों कर रहा है। इसका सीधा मतलब है कि इंजन का डिज़ाइन अब मैच्योर हो चुका है। अब सिंगल प्रोटोटाइप नहीं, बल्कि मल्टीपल यूनिट्स बन रहे हैं, यानी प्रोग्राम, टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन फेज में जा रहा है। एरो इंजन डेवलपमेंट में ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है जब कोई देश इस स्टेज तक पहुंचता है। इसका मतलब ये होता है कि वो लैब से निकलकर रियल वर्ल्ड जो टेस्टिंग है उसके लिए तैयार है। ये टेंडर सबसे ज़्यादा जुड़ा हुआ है दो इंजनों से। HTFE-25 जो कि एक टर्बोफैन इंजन है, ये फाइटर जेट्स और ट्रेनर्स के लिए है। फ्यूचर प्लेटफॉर्म में इसका इस्तेमाल हो सकता है। दूसरा है HTSC-1200 जो कि एक टर्बो शैफ्ट इंजन है। ये मुख्यतः हेलीकॉप्टर्स के लिए और खासकर जो हमारे अनमैन एरियल व्हीकल्स हैं उनको भी पावर करने के लिए ये यूज़ हो सकता है। ये दोनों इंजनों का लक्ष्य है भारत की जो विदेशी इंजनों पर निर्भरता है उसको खत्म करना और इंडिजिनस इकोसिस्टम बनाना। यहाँ पर आउटसोर्सिंग का एक और बड़ा मतलब है कि अब प्राइवेट कंपनीज भी इस इकोसिस्टम का हिस्सा बनेंगी। इन कंपनियों को प्रिसीजन CNC मशीनिंग हो गई, एडवांस मेट्रोलॉजी हो गई और एरोस्पेस ग्रेड क्वालिटी कंट्रोल जो है वो करना पड़ेगा। यानी भारत में एक पूरा इंजन मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम विकसित हो रहा है। अब यहाँ पर मल्टीपल इंजन क्योंकि बनने वाले हैं, तो इन पर होंगे इंड्योरेंस टेस्ट, हाई एल्टीट्यूड सिमुलेशन और इंटीग्रेशन ट्रायल। और इन सब का फाइनल गोल है टाइप सर्टिफिकेशन। और सर्टिफिकेशन का मतलब है कि इंजन सेफ है, रिलायबल है, ऑपरेशनल यूज के लिए तैयार है। तो दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का ये टेंडर सिर्फ एक प्रोक्योरमेंट नहीं है, ये संकेत है कि भारत का एरो इंजन प्रोग्राम अब मैच्योरिटी की ओर बढ़ रहा है और हम धीरे धीरे सेल्फ रिलायंस की तरफ आगे जा रहे हैं। और अगर सब कुछ सही रहा तो आने वाले समय में भारत अपने फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स के लिए पूरी तरीके से जो इंडिजिनस इंजन्स हैं ये बना सकते हैं। और निसंदेह हमें पूरा भरोसा है कि देर सवेर हम इस प्रकार के अपने जो गोल्स हैं इन्हें पूरा जरूर करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।